दोस्तों, आज आप सुनेंगे मर्डर मिस्ट्रीज की दुनिया की क्वीन अगाथा क्रिस्टी का बहुत ही मशहूर नॉवल द मिस्टीरियस अफेयर एट स्टाइल्स हिंदी में। आज के वीडियो में आप सुनेंगे इसका 5वां और आखिरी भाग। पहले के 4 भाग सुनने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करें और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं कहानी द मिस्टीरियस अफेयर एट स्टाइल्स हिंदी में। अध्याय 11। 2 महीने बाद जॉन कैवेंडिश पर अपनी सौतेली माँ के कत्ल का मुकदमा शुरू हुआ। बीच के हफ्तों के बारे में मैं कम ही कहूँगा, लेकिन मैरी के प्रति मेरी प्रशंसा और सहानुभूति सच्ची थी। वो पूरे जोश के साथ अपने पति के पक्ष में थी और उसके अपराध के विचार को ही नकार रही थी। उसके लिए वो जी जान से लड़ रही थी। मैंने पॉयरो को उसके बारे में बताया तो उसने भी कहा, हाँ, वो उन औरतों में से है जो परेशानी में अपना सबसे बेहतर रूप व्यक्त करती हैं। उनके अंदर जितना भी प्यारा और सच्चा पक्ष होता है वो सब निकलकर सामने आ जाता है। वैसे तो वो काफ़ी ईर्ष्यालु औरत है, लेकिन इस समय उसका गर्व और ईर्ष्या एक तरफ रख दिए गए हैं और वो अपने पति और उसके ऊपर लटकते भयानक भाग्य के अलावा कुछ और नहीं सोच रही है। ये सारी बातें पॉयरो बहुत ही भावुकता से बोल रहा था। मैंने उससे कहा, मुझे तो अब भी यकीन करना मुश्किल लग रहा है। आखिरी पल तक मैं तो लॉरेंस की गिरफ्तारी के बारे में ही सोच रहा था। मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि ये मेरा पुराना दोस्त जॉन होगा। पॉयरो ने बड़े ही दार्शनिक अंदाज में कहा, हर हत्यारा किसी न किसी का तो पुराना दोस्त होता ही होगा। तुम भावनाओं और तर्क को नहीं जोड़ सकते हेस्टिंग्स। वैसे पॉयरो, तुम्हें क्या लगता है, क्या जॉन को दोषी ठहराया जाएगा? मेरी इस बात का पॉयरो ने जो जवाब दिया उसने मुझे हैरानी में डाल दिया। अरे नहीं हेस्टिंग्स, उसके छूटने की संभावना बहुत ज़्यादा है। क्या मैं तुमसे बराबर ये नहीं कहता रहा हूँ कि मेरे पास सबूत नहीं है? ये जानना कि कोई इंसान दोषी है एक अलग बात है और उसे साबित करना दूसरी बात है, और इस मामले में सबूत बहुत कम है। यही सबसे बड़ी मुश्किल है। मैं हरक्यूल पॉयरो जानता हूँ, लेकिन मेरे पास जंजीर की आखिरी कड़ी नहीं है। जब तक वो खोई हुई कड़ी मुझे नहीं मिलती तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। अच्छा, तुम्हें जॉन पर पहली बार शक कब हुआ था पॉयरो? क्या तुम्हें उसके ऊपर बिल्कुल शक नहीं हुआ हेस्टिंग्स? नहीं तो मुझे तो नहीं हुआ, मैंने कहा। मिसेस कैवेंडिश और उसकी सास के बीच की बातचीत के टुकड़े सुनने और बाद में जांच के समय उसमें स्पष्टता की कमी को देखने के बाद भी नहीं हुआ? क्या तुमने 2 और 2 जोड़कर 4 नहीं बनाए? ये नहीं सोचा कि एल्फ्रेड अपनी पत्नी से झगड़ा नहीं कर रहा था तो फिर लॉरेंस या जॉन में से ही वो कोई हो सकता था। अब अगर वो लॉरेंस होता तो मैरी कैवेंडिश का व्यवहार एकदम अलग होता। दूसरी तरफ अगर वो जॉन था तो सारी बात बड़ी ही आसानी से साफ हो रही थी। तो इसका मतलब उस दोपहर को वो जॉन था जिसका अपनी माँ से झगड़ा हुआ था? हाँ बिल्कुल। और तुम पूरा वक्त ये बात जानते थे? हाँ बिल्कुल। मिसेस कैवेंडिश के व्यवहार को सिर्फ इसी बात से स्पष्ट किया जा सकता था, और फिर भी तुम कहते हो कि वो छूट सकता है? हाँ, कहता हूँ। जब पुलिस की कचहरी की कार्यवाही में हम इस मामले के दोनों पक्षों को सुनेंगे तो पूरी संभावना है कि उसके वकील उसे अपने बचाव पक्ष को रोके रखने की सलाह देंगे। मुकदमे के वक्त वो हम पर उछाला जाएगा। और वैसे भी दोस्त, मैं तुम्हें सावधान करना चाहूँगा, मुझे इस मामले में पेश नहीं होना चाहिए। सरकारी तौर पर मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं है। जब तक मुझे जंजीर की आखिरी कड़ी नहीं मिल जाती मैं पीछे ही रहूंगा। मिसेस कैवेंडिश को यही लगना चाहिए कि मैं उसके पति के लिए काम कर रहा हूँ, उसके खिलाफ नहीं। लेकिन ये तो कोई बात नहीं हुई पॉयरो, ये तो गलत है। बिल्कुल नहीं। हमें एक बहुत ही चालाक और बेईमान आदमी का सामना करना है। हमें अपने हर साधन का इस्तेमाल करना होगा, वरना वो हमारे हाथ से फिसल जाएगा। इसीलिए मैं बैकग्राउंड में रहने की सावधानी बरत रहा हूँ। सारी खोज जैप ने की है और इसका क्रेडिट उसे ही मिलना चाहिए। अगर मुझे गवाही के लिए बुलाया भी जाएगा तो वो शायद बचाव पक्ष के गवाह की तरह होगा। ये काफ़ी हैरानी की बात है, और अजीब बात यह है कि मेरा एक सबूत अभियोग पक्ष के दावे को नष्ट कर देगा। कौन सा सबूत? मेरी हैरानी बढ़ती ही जा रही थी। जो वसीयत को नष्ट करने से जुड़ा है। जॉन कैवेंडिश ने वसीयत नष्ट नहीं की थी। पॉयरो बिल्कुल ठीक कह रहा था। मैं पुलिस की अदालती कार्यवाही के विस्तार में नहीं जाऊंगा,
क्योंकि उसमें सारी बातों का दोहराव थका देने वाला था। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जॉन कैवेंडिश ने अपने बचाव को रोके रखा और उसे विधिवत मुकदमे के सुपुर्द कर दिया गया। सितंबर में हम सब लंदन में थे। मैरी ने केंसिंगटन में एक घर ले लिया था और पॉयरो को परिवार में जोड़ लिया गया था। खुद मुझे युद्ध कार्यालय में नौकरी मिल गई थी, इसलिए लगातार उनसे मिल पाता था। जैसे जैसे हफ्ते बीत रहे थे, पॉयरो का धैर्य कम होता जा रहा था। जिस आखिरी कड़ी की वो बात कर रहा था, वो उसे अभी तक नहीं मिली थी। निजी तौर पर मैं उम्मीद कर रहा था कि वैसा ही हो जाए, क्योंकि अगर जॉन बरी नहीं हुआ तो मैरी के लिए दुनिया में भला कौन सी खुशी बचेगी। 15 सितंबर को जॉन कैवेंडिश को ओल्ड बैली के कटघरे में पेश किया गया। उसके ऊपर आरोप था एमिली एग्नेस एंगलथॉर्प की जानबूझकर हत्या करना। उसने अपराध को अस्वीकार कर दिया। बचाव के लिए प्रसिद्ध वकील सर अर्नेस्ट हेवीवेदर की नियुक्ति की गई थी। मिस्टर फिलिप्स सरकारी वकील थे। उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए कहा, ये हत्या पहले से नियोजित और बहुत ही निर्मम थी। ये ना कम ना ज्यादा जानबूझकर जहर देने का मामला है, वो भी एक बहुत ही स्नेह करने वाली और विश्वास से भरी औरत को, जो उसके सौतेले बेटे ने दिया, जिसे वो माँ से भी ज्यादा प्यार करती थी। उसने उसे बचपन से सहारा दिया। जॉन और उसकी पत्नी उनकी देखरेख और प्यार के साथ पूरे ऐशो आराम से स्टाइल्स कोर्ट में रहते थे। वो बहुत ही दयालु और उदार और उनका भला चाहने वाली औरत थी। फिर सरकारी वकील ने गवाहों को बुलाने का प्रस्ताव रखा ताकि वो ये सिद्ध कर सके कि कैदी उड़ाऊ और खर्चीला होने के कारण अपने सारे पैसे खत्म कर चुका था और उसके किसी पड़ोसी किसान की पत्नी मिसेज रेक्स के साथ अनुचित संबंध भी थे। जब ये बात सौतेली माँ के कानों तक पहुंची तो हत्या से पहले वाली दोपहर को उन्होंने उसके ऊपर आरोप लगाया और दोनों में झगड़ा शुरू हो गया, जिसका कुछ हिस्सा औरों ने भी सुना। कैदी पिछले दिन भेष बदलकर गांव के केमिस्ट की दुकान पर जाकर स्ट्रिक्नीन खरीद कर लाया था ताकि दोष एक दूसरे आदमी यानी एल्फ्रेड पर लगा सके, जिनसे वो बेहद ईर्ष्या करता था। ये मिस्टर इंगलथॉर्प की खुशकिस्मती थी कि वो कहीं और होने के कारण खुद को निर्दोष साबित कर पाए। 17 जुलाई की दोपहर को बेटे से झगड़े के फौरन बाद मिसेस इंगलथॉर्प ने नई वसीयत बनाई। अगली सुबह वो उनके सोने वाले कमरे की अंगीठी में अधजली मिली, लेकिन जो सबूत सामने आया उससे पता चला कि वो उन्होंने अपने पति के पक्ष में बनाई थी। मृतका ने अपनी शादी से भी पहले ये बना ली थी, लेकिन कैदी इस बारे में नहीं जानता था। ये नहीं बताया जा सकता कि पुरानी वसीयत मौजूद होते हुए भी मृतका ने नई वसीयत क्यों बनाई थी। वो एक बूढ़ी औरत थी। हो सकता है कि वो पहली वाली के बारे में भूल गई हो, या फिर उनको ये लगा हो कि उनकी शादी के कारण पुरानी रद्द हो गई होगी, क्योंकि इस बारे में कुछ चर्चा भी हुई थी। औरतों को कानूनी कार्यवाही के बारे में हमेशा ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। उन्होंने साल भर पहले कैदी के पक्ष में एक वसीयत बनाई थी और वो गवाहों को बुलाकर ये दिखाना चाहेगा कि उस रात को कैदी ने ही अपनी सौतेली माँ को कॉफ़ी दी थी। बाद में शाम को वो उनके कमरे में गया और उस वक्त उसे वसीयत नष्ट करने का मौका मिल गया, जिससे उसकी जानकारी के मुताबिक उसके नाम वाली वसीयत को मान्यता मिल जाती। बहुत ही प्रतिभाशाली इंस्पेक्टर जैप ने अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल करते हुए उसे पहचाना और कैदी को गिरफ्तार किया, उस वक्त जब उसके कमरे से गांव के केमिस्ट की दुकान से खरीदी गई स्ट्रिक्नीन की शीशी से मिलती जुलती शीशी मिली। ये खरीदारी मौत से एक दिन पहले की गई थी। अब ये जूरी को तय करना था कि ये सारे तथ्य कैदी के अपराध को प्रमाणित करते हैं या नहीं। इस प्रकार बारीक रूप से ये जताते हुए कि एक जूरी का ऐसा निर्णय न लेना सोचा भी नहीं जा सकता, मिस्टर फिलिप्स अपनी बात पूरी करके बैठ गए और उन्होंने माथे पर आए पसीने को पोंछा। मुकदमे के पहले गवाह ज्यादातर वही थे जिनको जांच के वक्त बुलाया गया था और पहले डॉक्टरी प्रमाण लिए गए थे। सर अर्नेस्ट हेवीवेदर यानी बचाव पक्ष के जो वकील थे, वो पूरे इंग्लैंड में गवाहों को सताने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे। उन्होंने सिर्फ 2 सवाल पूछे। डॉक्टर बायरस्टीन, क्या स्ट्रिक्नीन दवाई के तौर पर जल्दी असर करती है? जी हाँ। और आप ये बताने में असमर्थ हैं कि इस मामले में देर क्यों हुई? जी हाँ। धन्यवाद, आप जा सकते हैं। मिस्टर मेस ने वकील द्वारा दी गई शीशी को पहचानते हुए कहा कि वो वही थी जो उसने मिस्टर इंगलथॉर्प को बेची थी। दबाव डाले जाने पर उसने स्वीकार किया कि वो मिस्टर इंगलथॉर्प को सिर्फ देखकर पहचानता था। उसने उनसे कभी बात नहीं की थी।
इस गवाह से कोई जिरह नहीं की गई। फिर एल्फ्रेड इंगलथॉर्प को बुलाया गया और उसने जहर खरीदने से इनकार किया। उसने अपनी पत्नी से झगड़े से भी इनकार किया। अलग अलग गवाहों ने इन कथनों की सच्चाई को सिद्ध किया। मालियों से वसीयत का साक्षी होने की गवाही ली गई और फिर डॉर्कस को बुलाया गया। अपने दोनों युवा मालिकों के प्रति वफादार डॉर्कस ने काफ़ी जोर देकर जॉन की आवाज़ न सुनने की बात कही और बड़ी ही दृढ़ता से ये बयान दिया कि बैठक में उसकी मालकिन के साथ मिस्टर इंगलथॉर्प ही था। कटघरे में खड़े कैदी के चेहरे पर एक उदास मुस्कान दिखाई दी। वो अच्छी तरह जानता था कि डॉर्कस की इस बहादुरी से कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला था। निश्चित था कि मिसेस कैवेंडिश को अपने पति के खिलाफ प्रमाण देने के लिए बुलाया नहीं जा सकता था। दूसरे मामलों पर कई प्रश्नों के बाद मिस्टर फिलिप्स ने पूछा, क्या तुम्हें याद है कि पिछले जून के महीने में मिस्टर लॉरेंस कैवेंडिश के नाम पार्कसन्स से एक पार्सल आया था? जी नहीं, मुझे याद नहीं है सर। आया होगा, लेकिन मिस्टर लॉरेंस जून के महीने में कुछ दिनों के लिए घर से बाहर गए हुए थे, तो उनकी गैर मौजूदगी में पार्सल के आने पर उसका क्या किया गया होगा? जी, वो या तो उनके कमरे में रख दिया गया होगा या फिर उनके पास भेज दिया गया होगा। क्या ये काम तुमने किया होगा? जी नहीं सर, मुझे तो उसे हॉल की मेज़ पर रखना होता है। ऐसी हालत में जो भी किया जाता है वो मिस हॉवर्ड करती हैं। फिर एवेलिन हॉवर्ड को बुलाया गया और दूसरे मुद्दों पर जांच के बाद उससे पार्सल के बारे में पूछा गया। उसने कहा, मुझे याद नहीं है, बहुत सारे पार्सल आते रहते हैं, किसी एक खास पार्सल के बारे में मुझे याद नहीं। क्या तुम्हें ये याद नहीं है कि वो मिस्टर लॉरेंस के पास वेल्स भेजा गया था या उनके कमरे में रख दिया गया था? जी, मेरे ख्याल से भेजा गया नहीं था, क्योंकि अगर भेजा गया होता तो मुझे याद रहता। मान लो मिस्टर लॉरेंस के नाम जो पार्सल आया वो बाद में गायब हो गया था, तो क्या तुम उसके बारे में बताती? जी नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचती। मैं ये सोचती कि उसे किसी और ने संभाला होगा। मिस हॉवर्ड, मेरे ख्याल से ये भूरा कागज़ तुम्हें मिला था? वकील ने वही धूल लगा कागज़ ऊपर उठाया जो स्टाइल्स के सुबह वाले कमरे में मैंने और पॉयरो ने देखा था। जी हाँ, मिस हॉवर्ड ने जवाब दिया। तुम इसे ढूंढने क्यों गई थी? इस मामले की जांच के लिए जिस बेल्जियन जासूस को नियुक्त किया गया था उसने मुझसे इसे ढूंढने को कहा था सर। और ये तुम्हें कहाँ मिला था? एक अलमारी के ऊपर। कैदी की अलमारी के ऊपर? जी शायद। क्या वो तुमने खुद नहीं ढूंढा था? जी हाँ, खुद ढूंढा था। तब तो तुम्हें पता होना चाहिए ना कि वो कहाँ मिला था। जी हाँ, कैदी की अलमारी के ऊपर। बेहतर है। पार्कसन्स थिएट्रिकल कॉस्ट्यूम्स के एक सहायक ने इस बात की पुष्टि की कि उन्होंने 29 जून को मिस्टर लॉरेंस कैवेंडिश के कहे अनुसार उनको एक काले रंग की दाढ़ी भेजी थी। इसका ऑर्डर चिट्ठी के द्वारा किया गया था। उसके साथ एक पोस्टल ऑर्डर लगा था। उन्होंने पत्र नहीं रखा था। उनके अकाउंट्स में ये सारे सौदे दर्ज होते हैं। उन्होंने निर्देश के अनुसार ये दाढ़ी एल कैवेंडिश स्क्वायर स्टाइल्स कोर्ट के पते पर भेजी थी। सर अर्नेस्ट हेवीवेदर कोशिश के साथ उठे और सहायक के पास आकर उससे सवाल पूछने लगे। वो पत्र कहाँ से आया था? जी, स्टाइल्स कोर्ट से। क्या ये वही पता था जिस पर पार्सल भेजा गया था? जी हाँ। ये बात तुम्हें कैसे पता? जी, क्या मतलब? सहायक ने उलझे हुए स्वर में पूछा। तुम्हें कैसे पता चला कि पत्र स्टाइल्स कोर्ट से आया था? क्या तुमने उस पर लगी स्टैंप देखी थी? जी नहीं, लेकिन ओह, तो तुमने स्टैंप नहीं देखी थी और फिर भी इतने यकीन से कह रहे हो कि वो स्टाइल्स से आया था? असल में वो स्टैंप कहीं की भी हो सकती थी। जी हाँ, हो तो सकती थी। असल में चिट्ठी भले ही मोहर वाले कागज़ पर लिखी गई हो, लेकिन भेजी तो कहीं से भी जा सकती थी ना। उदाहरण के लिए हो सकता है वो वेल्स से ही भेजी गई हो। दुकान के सहायक गवाह ने स्वीकार किया कि हाँ, ये हो सकता था और सर अर्नेस्ट ने जाहिर किया कि वो संतुष्ट हो गया था। स्टाइल्स की दूसरी नौकरानी एलिजाबेथ वेल्स ने बताया कि सोने जाने के बाद उसे याद आया कि उसने बाहर के दरवाजे की सिटकनी लगा दी थी, जबकि मिस्टर इंगलथॉर्प ने चाबी को सिटकनी पर टंगा छोड़ने को कहा था। वो उनके कहे अनुसार करने के लिए फिर से नीचे गई ताकि अपनी गलती को ठीक कर ले। पश्चिमी हिस्से से हल्की आवाज़ें सुनकर उसने गलियारे में झांका और देखा कि मिस्टर जॉन कैवेंडिश मिसेस इंगलथॉर्प का दरवाज़ा खटखटा रहे थे। सर अर्नेस्ट हेवीवेदर ने उसका काम हल्का कर दिया। उसके निष्ठुरता भरे सवालों से वो अपनी ही बातें खुद ही काटती गई और सर अर्नेस्ट एक संतुष्ट मुस्कान के साथ फिर से अपनी सीट पर बैठ गए। फिर एबी ने अपनी गवाही में
फर्श पर पड़ी मोमबत्ती की चिकनाई से लेकर कैदी को बैठक में कॉफ़ी लेकर जाते देखने तक की सारी बातें बताईं। मुकदमे की कार्यवाही अगले दिन तक के लिए मुलतवी कर दी गई। जब हम घर जा रहे थे तब मैरी कैवेंडिश अभियोग पक्ष के वकील के खिलाफ बड़ी ही कड़वाहट से बोलती रही। वो घिनौना आदमी, उसने मेरे बेचारे जॉन के आसपास कैसा जाल फैला दिया है। वो हर छोटी सच्चाई को ऐसे घुमा रहा था कि जो नहीं था वो दिखने लगा था। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, घबराओ मत मैरी, कल सब कुछ अलग तरह से होगा। वो अचानक अपनी आवाज़ थोड़ी धीमी करके बोली, मिस्टर हेस्टिंग्स, आप ये तो नहीं सोचते ना कि लॉरेंस ने ये किया नहीं हो सकता? इस मामले में मैं खुद उलझन में था और जैसे ही मैं पॉयरो के साथ अकेला हुआ मैंने उससे पूछा कि उसके हिसाब से सर अर्नेस्ट आखिर क्या कहना चाहते थे। पॉयरो ने प्रशंसा भरे स्वर में कहा, सर अर्नेस्ट एक होशियार आदमी है। मुझे नहीं लगता कि वे कुछ भी मानते या किसी के ऊपर भरोसा करते हैं। मेरे ख्याल से तो वो सिर्फ जूरी के दिमाग में उलझन पैदा करना चाहते हैं, जिससे वो इस मत पर बंटे रहें कि किस भाई ने ये काम किया है। वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जितने सबूत लॉरेंस के खिलाफ हैं उतने ही जॉन के खिलाफ हों, और मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है कि वो सफल नहीं होंगे। मुकदमा दोबारा शुरू होने पर पहले गवाह के रूप में इंस्पेक्टर जैप को बुलाया गया। उसने संक्षेप में सारी बातें बताने के बाद कहा, खबर मिलने के बाद मैंने और सुपरिटेंडेंट समरहेज ने कैदी के कमरे की तलाशी ली। उस समय वो थोड़ी देर के लिए घर से बाहर गया हुआ था। उसकी दराजों वाली अलमारी में अंदर पहने जाने वाले कपड़ों के नीचे हमें पहले सुनहरी किनारों वाला नाक पर पकड़ वाला चश्मा मिला, जैसा मिस्टर इंगलथॉर्प पहनते हैं, और दूसरी ये शीशी मिली। उस शीशी को केमिस्ट के सहायक ने पहले ही पहचान लिया था। वो नीले कांच की छोटी सी शीशी थी जिसमें कुछ ग्रेन सफ़ेद रवेदार पाउडर था, जिसके ऊपर स्ट्रिक्नीन हाइड्रोक्लोराइड जहर का लेबल लगा था। पुलिस कार्यवाही शुरू होने के बाद जासूसों को एक नया सबूत मिला था, जो था एक लंबा करीब करीब नया ब्लॉटिंग पेपर। वो मिसेस इंगलथॉर्प की चेकबुक में मिला था और शीशे पर उल्टा करने से उसके ऊपर ये शब्द साफ साफ नज़र आते थे, सब चीज़ें जो मेरी मृत्यु के वक्त मेरी हैं, मैं अपने प्यारे पति एल्फ्रेड इंगलथॉर्प के लिए छोड़ती हूँ। इससे एक तथ्य बिना प्रश्न के सामने आता है कि नष्ट की गई वसीयत मृतक महिला के पति के पक्ष में थी। फिर उसके बाद जैप ने अंगीठी से मिले जले हुए कागज़ के टुकड़े पेश किए और इसके साथ ही दुछत्ती में मिली दाढ़ी के साथ उसकी गवाही पूरी हो गई। लेकिन सर अर्नेस्ट की जिरह अभी बाकी थी। उन्होंने अपने सवाल दागने शुरू किए। जब तुमने कैदी के कमरे की तलाशी ली वो कौन सा दिन था? मंगलवार 24 जुलाई, यानी ट्रेजेडी के पूरे एक हफ्ते बाद? जी हाँ। तुमने बताया कि ये दोनों चीज़ें तुम्हें अलमारी की दराज में मिली थीं। क्या दराज का ताला बंद था? जी नहीं। क्या तुम्हें ये असंभावित नहीं लगता कि एक आदमी जिसने अपराध किया है वो सबूतों को एक खुली दराज में रखता है जहां से कोई भी बड़ी आसानी से उनको निकाल सकता है? सर, हो सकता है उसने जल्दी में उनको वहां रख दिया हो, लेकिन तुमने अभी बताया था कि हत्या को 1 हफ्ता हो चुका था, तो सबूतों को हटाने और मिटाने के लिए उसके पास काफ़ी वक्त था। जी शायद। इसमें शायद की कोई बात नहीं है इंस्पेक्टर। क्या उसके पास हटाने और नष्ट करने के लिए टाइम था कि नहीं? जी हाँ, था। अंडरगारमेंट्स का वो ढेर जिसके नीचे चीज़ें छिपाई गई थीं, वो भारी था या हल्का? भारी सा ही था। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वो सर्दियों के कपड़े थे। साफ है कि कैदी के उस दराज तक जाने की संभावना नहीं थी। जी शायद नहीं। अब मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए इंस्पेक्टर। गर्मियों के एक बहुत ही गर्म हफ्ते में क्या कैदी का सर्दियों के कपड़ों वाली दराज की तरफ जाना संभावित था? हाँ या ना? ना। तो ऐसी स्थिति में क्या ये संभव नहीं है कि किसी तीसरे आदमी ने उसे वहां रख दिया हो और कैदी को उनकी मौजूदगी के बारे में कोई जानकारी ना हो? मैं ऐसा संभव नहीं मानूंगा सर। लेकिन हो तो सकता है ना? जी हाँ, हो तो सकता है। बस मुझे इतना ही पूछना था। इसके बाद और सबूत आते रहे। जुलाई के अंत में कैदी ने खुद को जिन आर्थिक परेशानियों में पाया उसके भी प्रमाण थे। उसके मिसेस रेक्स के साथ गुप्त प्रेम के संकेत, जिनको सुनना बेचारी मैरी के लिए बहुत ही मुश्किल रहा होगा। एवलिन हॉवर्ड अपने तथ्यों में एकदम सही थी। हालांकि एल्फ्रेड के खिलाफ अपनी दुश्मनी के कारण वो इस नतीजे पर पहुंच गई थी कि वही हत्यारा था। फिर लॉरेंस को कटघरे में खड़ा किया गया। मिस्टर फिलिप्स के सवालों के जवाब में
उसने धीमी आवाज में जून में पार्कसंस से कुछ सामान मंगवाने की बात से इनकार किया। असल में 29 जून को वो बाहर वेल्स में रह रहा था। सर अर्नेस्ट की ठोड़ी फौरन लड़ाके ढंग से आगे को निकल आई। उन्होंने अपना सवाल दागा, तुम 29 जून को पार्कसंस से एक काली दाढ़ी मंगवाने की बात से इनकार कर रहे हो? जी हाँ। ओह, अगर तुम्हारे भाई को कुछ हो जाए तो स्टाइल्स कोट किसे मिलेगा? ये सवाल इतना निर्मम था कि लॉरेंस के पीले चेहरे पर लाली दौड़ गई। जज ने नापसंदगी की हल्की सी आवाज उठाई और कैदी गुस्से के कारण कटघरे में आगे को झुक गया। वकील के ऊपर इन सब के गुस्से का या उनकी नज़रों का कोई असर नहीं पड़ा। कृपया मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जी, मेरे ख्याल से मुझे मिलना चाहिए, लॉरेंस ने जवाब दिया। मेरे ख्याल से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारे भाई के कोई बच्चे नहीं हैं तो तुम्हें ही मिलेगा ना? जी हाँ। अब ठीक है, और इसके साथ ही तुमको अच्छा खासा पैसा भी मिलेगा, है ना? जज ने विरोध करते हुए कहा। सर अर्नेस्ट, ये प्रश्न संगत नहीं है। सर अर्नेस्ट उनकी बात मान गए। अपना तीर तो वो पहले ही चला चुके थे। उन्होंने आगे कहा, अच्छा ये बताइए, 17 जुलाई मंगलवार को मेरे ख्याल से आप एक और मेहमान के साथ टेडमिंस्टर स्थित रेड क्रॉस हॉस्पिटल के दवाखाने में गए थे? जी हाँ, गया था। जब आप कुछ पलों के लिए अकेले थे तो क्या आपने जहर वाली अलमारी का ताला खोलकर कुछ शीशियों की जांच की थी? मैंने शायद की होगी। आप कहते हैं शायद, लेकिन मैं कहता हूं कि आपने की थी। जी हाँ, की थी। क्या आपने एक खास बोतल का परीक्षण किया था? जी नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं। ध्यान रखिए मिस्टर लॉरेंस कैवेंडिश, मैं स्ट्रिक्नीन में हाइड्रोक्लोराइड वाली छोटी शीशी की बात कर रहा हूँ। लॉरेंस के चेहरे का रंग अब थोड़ा सा अजीब होता जा रहा था। नहीं, मुझे विश्वास है कि मैंने उसे नहीं देखा था। तो फिर इस बात के बारे में आप क्या कहेंगे कि उस बोतल के ऊपर आपकी उंगलियों के निशान पाए गए हैं? एक घबराए हुए आदमी के लिए उनके ये उग्र सवाल और भी ज्यादा घबराहट में डालने वाले थे। लॉरेंस ने कांपते स्वर में कहा, मेरे ख्याल से मैंने बोतल उठा ली होगी। मेरा भी यही ख्याल है। क्या आपने बोतल में से कुछ पदार्थ बाहर निकाला था? जी नहीं। तो आपने उठाया क्यों था? मैं कभी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था, ऐसी चीजें मुझे इंटरेस्टिंग लगती हैं। ओहो, मतलब जहर आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं, और फिर भी अपने इंटरेस्ट को संतुष्ट करने के लिए आपने अकेले होने का इंतजार किया। वो तो सिर्फ एक संयोग की बात है मिस्टर अर्नेस्ट। अगर दूसरे लोग होते तो भी मैं वही करता। लेकिन फिर भी ये बात हुई तो ऐसे कि दूसरे लोग वहां नहीं थे। असल में पूरी दोपहरी में आप उन्हीं कुछ मिनटों के लिए अकेले थे, और उसी वक्त ऐसा हुआ। तो उसी वक्त ऐसा क्यों हुआ मिस्टर लॉरेंस कि उन्हीं 2 मिनटों में आपने स्ट्रिक्नीन हाइड्रोक्लोराइड में अपना इंटरेस्ट दिखाया? लॉरेंस अब बुरी तरह से हकलाने लगा। मैं संतुष्ट और भावपूर्ण मुद्रा में सर अर्नेस्ट ने जज की तरफ देखा और बोले, मुझे आपसे और कोई सवाल नहीं करना है मिस्टर कैवेंडिश, आप जा सकते हैं। इस जिरह से कोर्ट में काफी उत्तेजना पैदा हो गई। अब बस थोड़े से सबूत ही बाकी थे। केमिस्ट की दुकान में एल्फ्रेड ने जो साइन किए थे, उनकी जांच के लिए हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को बुलाया गया। उसने कहा कि वो निश्चित रूप से एल्फ्रेड के साइन नहीं थे, और साथ ही ये भी कि वो कैदी द्वारा बनाए गए साइन हो सकते थे। जिरह में उसने मान लिया कि वो कैदी द्वारा ही चतुराई से किए गए साइन थे। सर अर्नेस्ट हेवीवेदर ने बचाव के लिए मामले को खोलते वक्त जो भाषण दिया, वो लंबा तो नहीं था, लेकिन उसने उसे बड़े ही जोरदार ढंग से पेश किया। उसने कहा कि अपने इतने लंबे अनुभव के दौरान उसने कभी भी किसी हत्या के अपराध को इतने हल्के सबूतों पर टिका नहीं देखा था। अधिकतर सबूत बिल्कुल ही लचर और बेकार थे। कैदी के कमरे की ड्रॉर में स्ट्रिक्नीन मिली थी। वो दराज बिना ताले की थी, और ऐसा कोई सबूत नहीं मिला था जिससे ये सिद्ध किया जा सकता कि वो जहर कैदी ने ही वहां छिपाया था। असल में ये किसी तीसरे आदमी की कोशिश थी कि वो कैदी के ऊपर उस अपराध को थोप सके। पार्कसंस से कैदी के काली दाढ़ी मंगाने के पक्ष में सबूत का एक टुकड़ा भी अभियोजन पक्ष नहीं रख पाया था। कैदी और उसकी सौतेली माँ के बीच जो झगड़ा हुआ था, उसे खुले रूप से स्वीकार किया गया था, लेकिन उस झगड़े और पैसे की तंगी की परेशानी की बात को
काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर बताया गया था। सर अर्नेस्ट ने बड़ी ही लापरवाही से मिस्टर फिलिप्स की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उनके विद्वान मित्र ने कहा था कि अगर कैदी एक निर्दोष व्यक्ति होता तो वो पूछताछ के टाइम सामने आकर कहता कि झगड़ा मिस्टर इंगलथॉर्प से नहीं बल्कि उसके साथ हुआ था। उन्हें लगता था कि सारे तथ्यों को गलत ढंग से रखा गया था। असल में हुआ ये था, मंगल की शाम को कैदी के घर लौटने पर उसे मिस्टर और मिसेस इंगलथॉर्प के बीच हुए ज़बरदस्त झगड़े के बारे में बताया गया। कैदी के दिमाग में ये शक नहीं आया कि कोई मिस्टर इंगलथॉर्प की आवाज़ को गलती से उसकी आवाज़ मान सकता था, तो स्वाभाविक था कि उसने सोचा कि उसकी सौतेली माँ का 2 बार झगड़ा हुआ होगा। अभियोजन पक्ष ने ये प्रमाणित किया कि 16 जुलाई सोमवार को कैदी मिस्टर इंगलथॉर्प के वेश में केमिस्ट की दुकान में गया, जबकि इसके विपरीत असलियत ये थी कि कैदी उस वक्त मॉर्स्टन स्पिनी नाम की एक जगह पर था और उसे वहां इसलिए जाना पड़ा था क्योंकि उसे एक अज्ञात नोट मिला था जिसमें न जाने पर उसकी पत्नी को कुछ बातें बता देने के बारे में कहा गया था। कैदी नोट के अनुसार तय जगह पर पहुंच गया। आधा घंटा तक उसने वहां इंतजार किया और फिर वो घर लौट आया। दुर्भाग्य से उसे पूरे रास्ते में कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जो उसकी कहानी को सच साबित कर सकता, लेकिन ये खुशकिस्मती थी कि उसने वो नोट संभाल कर रखा था और उसे सबूत के रूप में पेश किया जाएगा। वसीयत को नष्ट करने के बारे में सर अर्नेस्ट ने कहा कि कैदी पहले वकालत करता था और अच्छी तरह से जानता था कि उसके पक्ष में लिखी गई साल भर पहले वाली वसीयत उसकी सौतेली माँ की दूसरी शादी के बाद अपने आप ही कैंसिल हो गई थी। वे सबूत से साबित करेंगे कि वसीयत किसने नष्ट की थी और ये संभव था कि इससे केस के बारे में एक नया दृष्टिकोण सामने आएगा। अंत में उन्होंने जूरी को बताया कि जॉन कैवेंडिश के अलावा दूसरे लोगों के खिलाफ भी सबूत मौजूद थे। उन्होंने जूरी का ध्यान इस सच्चाई की तरफ खींचा कि मिस्टर लॉरेंस के विरुद्ध भी ज्यादा नहीं तो उतने ही मजबूत सबूत थे जितने उनके भाई के खिलाफ थे। फिर उन्होंने कैदी को बुलाया। जॉन ने कटघरे में आकर खुद को निर्दोष ठहराया। उसने अपनी कहानी बड़े ही विश्वासपूर्ण और अच्छे ढंग से कही। जो अज्ञात नोट उसे मिला था उसे उसने पेश किया और जांच के लिए वो जूरी को दे दिया गया। जिस फुर्ती से उसने अपनी आर्थिक तंगियों और सौतेली माँ से झगड़े को स्वीकार किया, उससे उसके किए गए इनकार को बल मिला। अपनी जिरह के खत्म होने पर वो रुका और बोला, मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। सर अर्नेस्ट हेवीवेदर ने मेरे भाई के खिलाफ जो संकेत किए हैं, मैं उनको पूरी तरह से अस्वीकार करता हूँ और उनको अनुचित मानता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि मेरी ही तरह मेरे भाई का भी इस हत्या से कोई लेना देना नहीं है। इस बात पर वकील के चेहरे पर एक बहुत ही गहरी मुस्कान आ गई। उसने अपनी तेज नज़रों से जान लिया था कि जॉन के विरोध ने जूरी पर बहुत ही अनुकूल प्रभाव डाला था। फिर जिरह शुरू हुई। सरकारी वकील फिलिप्स ने जॉन से उस नोट के बारे में सवाल किए। तुमने ये नोट बड़े ही मौके पर पेश किया है। मुझे तो लगता है कि ये तुम्हारी ही लिखाई को थोड़ा बिगाड़ कर लिखा गया है। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जॉन ने दृढ़ स्वर में कहा। मैं फिर से यही बात कहूँगा कि ये तुम्हारी ही हैंडराइटिंग है। खुद के कहीं और होने का सबूत देने के लिए तुमने ये एक काल्पनिक मुलाकात का नोट लिख लिया ताकि अपनी बात को पुष्ट कर सको। और जिस समय के लिए तुम ये दावा करते हो कि तुम उस एकांत निर्जन जगह पर इंतजार कर रहे थे, असल में उस वक्त तुम स्टाइल्स सेंट मेरी की केमिस्ट की दुकान से जहर खरीद रहे थे। जी नहीं, ये बिल्कुल झूठ है। उसी वक्त तुम मिस्टर इंगलथॉर्प के कपड़े पहनकर, उनसे मिलती जुलती दाढ़ी लगाकर वहां गए और रजिस्टर पर उनके नाम से साइन करके तुमने वो जहर वहां से लिया। जी नहीं, ये बिल्कुल झूठ है। तब मैं इस पर्ची, रजिस्टर और तुम्हारी हैंडराइटिंग की खास समानता को जूरी के परीक्षण के लिए छोड़ता हूँ। इतना कहकर मिस्टर फिलिप्स नीचे बैठ गया, जैसे उसने अपना काम पूरा कर दिया था। लेकिन फिर भी वो जानबूझकर बोले गए इस झूठ से काफ़ी परेशान दिख रहा था। मैंने देखा कि पॉयरो काफ़ी निराश नज़र आ रहा था। उसकी आंखों के बीच एक छोटी सी सिकुड़न थी जिसे मैं अच्छी तरह पहचानता था। इसके बाद केस को सोमवार तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। जब हम घर पहुंचे तो मेरे दोस्त ने मैरी के चाय के प्रस्ताव के लिए मना कर दिया। जी नहीं, धन्यवाद मैम, मैं अब अपने कमरे में जाऊंगा। मैं भी उसके पीछे गया। वो अपने डेस्क तक गया और उसने ताश की एक छोटी गड्डी निकाली। फिर उसने मेज़ पर पत्तों से घर बनाना शुरू कर दिया।
हैरानी से मेरा मुंह खुला रह गया। वो फौरन बोला, अरे नहीं दोस्त, मेरा बचपन नहीं लौटा है। मैं तो बस अपने तनाव को शांत कर रहा हूँ। लेकिन परेशानी क्या है पॉयरो? तुम इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो? परेशानी ये है मेरे दोस्त कि मैं वो आखिरी कड़ी ढूंढ नहीं पा रहा हूँ जिसके बारे में मैंने तुमसे बात की थी। फिर वो ताश के पत्तों से घर बनाने में मशगूल हो गया। मैं उसकी एक एक हरकत को ध्यान से देख रहा था। वो एक बार भी ना तो झिझका, ना कहीं रुका, ना उसने कोई गलती की। वो वास्तव में एक जादुई खेल जैसा लग रहा था। मैंने उससे कहा, तुम्हारे हाथ कितने सधे हुए हैं पॉयरो। मेरे ख्याल से मैंने आज तक उनको सिर्फ एक बार कांपते हुए देखा है। तो उस वक्त मैं ज़रूर गुस्से में होऊंगा, पॉयरो ने कहा। हाँ बिल्कुल, तुम काफ़ी गुस्सा थे। तुम्हें याद है, ये उस टाइम की बात है जब तुमको पता चला था कि मिसेस इंगलथॉर्प के सोने वाले कमरे में रखे छोटे बक्से के ताले से किसी ने ज़बरदस्ती की है। तुम मेंटल पीस के पास खड़े थे, वहां रखी चीज़ों को अपने ढंग से रख रहे थे और तुम्हारा हाथ उस वक्त पत्ते की तरह हिल रहा था। मैं ये ज़रूर कहूँगा, लेकिन बोलते बोलते मैं अचानक रुक गया। पॉयरो ने एक फटी और अस्पष्ट आवाज़ के साथ पत्तों से अब तक का बना सुंदर सा वो घर तोड़ दिया था और अपने हाथों को आंखों पर रख कर आगे पीछे झूलने लगा था। साफ था कि वो बहुत ही संघर्ष से गुजर रहा था। मैं चिल्ला उठा, क्या हुआ पॉयरो? क्या तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है? अरे नहीं नहीं, मेरे मन में एक ख्याल है। ओह, वही तुम्हारा कोई छोटा सा विचार? नहीं, इस बार बहुत बड़ा विचार है, आश्चर्यजनक रूप से बड़ा। और तुमने मेरे दोस्त, तुमने मुझे वो सुझाया है। इससे पहले कि मैं कुछ और बोलता, वो कमरे से सीधा बाहर भाग निकला। उसी वक्त मैरी कैवेंडिश अंदर आई। ये मिस्टर पॉयरो को अचानक क्या हुआ है? वो मेरे पास से चिल्लाते हुए भाग रहे थे। गैराज गैराज, भगवान के लिए मैम, मुझे एक गैराज का रास्ता बता दो। मैंने खिड़की से बाहर देखा। सच में बिना हैट पहने, हाथों से इशारे करते वो सड़क पर तेजी से दौड़ा जा रहा था। मेरी और मैरी की आंखें मिली और हमने विवशता से एक दूसरे को देखा। मैं नहीं जानता कि उसे क्या हुआ है। वो आराम से ताश के पत्तों से घर बना रहा था। तभी अचानक उसने कहा कि उसे कोई विचार सूझा है और वो भागने लगा। बस तभी तुम आ गईं। कोई बात नहीं मिस्टर हेस्टिंग्स, मेरे ख्याल से रात के खाने से पहले वो लौट आएंगे। लेकिन रात हो गई और पॉयरो नहीं लौटा। अध्याय 12। पॉयरो के अचानक ऐसे चले जाने ने हमें बहुत ही कौतूहल में डाल दिया था। इतवार की सुबह बीत गई, फिर भी वो नहीं लौटा। करीब 3 बजे बाहर से आती एक तेज़ लंबे हॉर्न की आवाज़ ने हमें खिड़की तक जाने को मजबूर कर दिया। हमने देखा कि पॉयरो जैप और समरहेज के साथ एक कार से उतर रहा था। इस वक्त उसके चेहरे के भाव पूरी तरह से बदले हुए थे। वो आत्मसंतोष से बुरी तरह से चमक रहा था। मैरी कैवेंडिश को आदर दिखाने के लिए वो बढ़ चढ़कर आगे झुका और बोला, मैम, क्या सैलून में आप एक छोटी सी मीटिंग रखने की अनुमति देंगी? वहाँ सबका मौजूद रहना ज़रूरी है। मैरी ने उदास मुस्कान के साथ सहमति दी। आप तो जानते ही हैं मिस्टर पॉयरो, आपको हर चीज़ के लिए आज़ादी है। पॉयरो मुस्कुराते हुए हम सबको बैठक में ले गया, साथ साथ कुर्सियों को आगे खींचता गया। मिस हॉवर्ड यहाँ, मिस सिंथिया, मिस्टर लॉरेंस और डॉर्कस और ये एबी। चलो, हमें अपनी कार्यवाही शुरू करने के लिए कुछ देर मिस्टर इंगलथॉर्प के आने का इंतज़ार करना पड़ेगा। मैंने उनको नोट भेज दिया है। मिस हॉवर्ड फौरन अपनी सीट से उठकर खड़ी हो गई। अगर वो आदमी घर में आएगा तो मैं जा रही हूँ। पॉयरो उसके पास गया और धीमी आवाज़ में खुशामद करते हुए उससे बोला, प्लीज़ मिस हॉवर्ड, आज आपको मेरी बात माननी ही होगी। और मिस हॉवर्ड अपनी कुर्सी पर बैठ गईं। थोड़ी देर बाद एल्फ्रेड कमरे में दाखिल हुआ। एक बार जब सब लोग इकट्ठे हो गए तो पॉयरो अपनी कुर्सी से उठा और बोला, देवियों और सज्जनों, जैसा कि आप सब जानते हैं, जॉन कैवेंडिश ने मुझे इस केस की जांच के लिए बुलाया था। मैंने फौरन मृतका के कमरे की जांच की थी, जो डॉक्टरों की ताला लगाकर रखने की सलाह के कारण ज्यों का त्यों था। मुझे पहले हरे रंग के कपड़े का एक टुकड़ा मिला था। फिर खिड़की के पास कालीन पर एक दाग दिखा जो तब तक भी गीला था। तीसरा ब्रोमाइड पाउडर का एक खाली डिब्बा था। सबसे पहले हरे कपड़े के टुकड़े को लिया जाए तो वो मुझे मिस सिंथिया के कमरे से जोड़ने वाले दरवाजे की सिटकनी में फंसा मिला था। मैंने वो पुलिस को दिया था, लेकिन उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया।
ना ही वो उसे पहचान पाए कि वो क्या हो सकता था। वो ग्रीनलैंड बाजूबंद से फटा एक टुकड़ा था। कमरे में उत्तेजना की एक हल्की सी लहर दौड़ गई। पॉयरो ने आगे कहा, अब स्टाइल्स में सिर्फ एक इंसान था जो लैंड पर काम करता था, और वो थी मिसेस कैवेंडिश। इसलिए वो उन्हीं का रहा होगा। वो मिस सिंथिया के कमरे से मृतका के कमरे में गई होंगी। लेकिन वो दरवाज़ा तो अंदर से बंद था पॉयरो, मैं चिल्लाया। जब मैंने देखा तब हाँ, बंद था। लेकिन पहली बात तो ये है कि हमारे पास तो सिर्फ उनका ये कहना ही है, क्योंकि उन्होंने ही इस दरवाजे को खोलना चाहा था और बताया था कि वो बंद था। फिर गड़बड़ी के दौरान उनके पास काफ़ी समय था जब वो सिटकनी लगा सकती थीं। मैंने जल्दी से अपने अंदाजे को जांचने का मौका निकाला। शुरू में ही बताऊं तो वो टुकड़ा मिसेस कैवेंडिश के बाजूबंद के फटे टुकड़े से पूरी तरह जुड़ता है। जांच के समय मिसेस कैवेंडिश ने बताया था कि उन्होंने अपने कमरे से पलंग के पास की मेज के गिरने की आवाज़ सुनी थी। इस बात की जांच के लिए मैंने अपने दोस्त मिस्टर हेस्टिंग्स को इमारत के बाएं हिस्से में मिसेस कैवेंडिश के दरवाजे के बाहर खड़ा रखा। फिर मैं पुलिस के साथ मृतका के कमरे में गया, और जब मैं वहां था तो मैंने ऐसा नाटक किया जैसे गलती से मुझसे मेज गिर गई। लेकिन मेरी उम्मीद के मुताबिक हेस्टिंग्स को कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी। इससे मुझे यकीन हो गया कि मिसेस कैवेंडिश का ये कहना कि ट्रेजेडी के टाइम वो अपने कमरे में तैयार हो रही थीं, असल में सच नहीं था। मुझे पूरा यकीन था कि अपने कमरे में होना तो दूर, मिसेस कैवेंडिश चेतावनी दिए जाने के समय मृतका के ही कमरे में थीं। मैंने जल्दी से मैरी पर एक नज़र डाली। उसका रंग पीला पड़ गया था, लेकिन वो मुस्कुरा रही थी। पॉयरो ने आगे कहा, अब मैं इस दिशा में सोचने लगा। मिसेस कैवेंडिश अपनी सास के कमरे में है। हम कहेंगे कि वो कुछ ढूंढ रही थी जो उसे अभी मिला नहीं था। अचानक मिसेस इंगलथॉर्प जाग जाती हैं और उनको एक डरावना दौरा पड़ता है। वो अपनी बाहें फैलाती हैं। इससे बिस्तर के पास की मेज़ गिर जाती है। फिर वो जोर से घंटी खींचती हैं। मिसेस कैवेंडिश चौंक पड़ती हैं। उनकी मोमबत्ती गिर जाती है और कालीन पर मोम फैल जाता है। वो उसे उठाकर जल्दी से मिस सिंथिया के कमरे में जाते हुए पीछे से दरवाज़ा बंद कर देती हैं। फिर वो झट से गलियारे में निकलती हैं ताकि नौकर उसे वहां ना देखें जहां वो थी। लेकिन इससे पहले ही देर हो चुकी थी। दोनों हिस्सों को जोड़ने वाले गलियारे से पैरों की आवाज़ आ रही थी। तो अब वो क्या करें? झट से कुछ सोचकर वो युवती के कमरे में वापस चली जाती हैं और उसे हिलाकर जगाना चाहती हैं। घर के बाकी लोग गलियारे में भागे चले आ रहे हैं। वो सब मिसेस इंगलथॉर्प का दरवाज़ा खटखटाने लग गए। किसी को ये नहीं सूझा कि बाकी सबके साथ मिसेस कैवेंडिश वहाँ क्यों नहीं आई थी। लेकिन ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि मुझे कोई ऐसा नहीं मिला जिसने उनको दूसरे हिस्से से आते हुए देखा हो। क्यों, मैंने सही कहा ना मिसेस कैवेंडिश? मैरी ने अपना सिर झुका लिया और बोली, आपकी बात काफ़ी ठीक है। आप ये समझ सकते हैं कि अगर मुझे ये पता होता कि इन सारी बातों को मेरे बताने पर मेरे पति का कुछ भला हो सकता था तो मैं ज़रूर वैसा करती। लेकिन मेरे ख्याल से इन सारी बातों का उनके अपराधी या निर्दोष होने के सवाल पर कोई असर नहीं पड़ने वाला था। इसीलिए मैंने ये सब नहीं कहा। हाँ, एक तरह से आपकी बात ठीक है, लेकिन इससे मेरे मन की गलत धारणाएं साफ हो गईं। अब मैं दूसरी बातों के असली महत्व को देखने के लिए आज़ाद हो गया। तभी लॉरेंस बीच में चिल्लाया, वसीयत? तो वो तुम थी मैरी जिसने वसीयत नष्ट की थी? उसने ना में सिर हिलाया और साथ ही पॉयरो ने भी। मैरी ने शांति से कहा, नहीं लॉरेंस, सिर्फ एक इंसान है जो उस वसीयत को नष्ट कर सकता था, खुद मिसेस इंगलथॉर्प। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने उसी दोपहर को तो उसे बनाया था। पॉयरो ने जवाब दिया, चाहे जो भी हो, लेकिन वो किया मिसेस इंगलथॉर्प ने ही था। और इसका कारण है कि उन्होंने साल के सबसे गर्म दिन अपने कमरे में फायरप्लेस में आग जलाने का हुक्म दिया था। उस दिन का तापमान 40 डिग्री था, फिर भी उन्होंने आग जलाने का हुक्म दिया। क्यों? क्योंकि वो किसी चीज़ को हटाना चाहती थीं और उन्हें कोई दूसरा तरीका नहीं सूझ रहा था। तुम्हें याद होगा कि युद्ध की वजह से स्टाइल्स में किफ़ायत से काम किया जाता था और कोई बेकार कागज़ भी फेंका नहीं जाता था। इसीलिए वसीयत जैसे मोटे कागज़ों को नष्ट करने का उनके पास कोई दूसरा साधन नहीं था। जब मैंने मिसेस इंगलथॉर्प के कमरे में आग जलाए जाने की बात सुनी तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा
कि ऐसा किसी महत्वपूर्ण दस्तावेज को नष्ट करने के लिए ही किया गया होगा। हो सकता है कि वो वसीयत ही हो। इसीलिए अंगीठी में जब जले हुए कागज मिले तो मुझे कोई ताज्जुब नहीं हुआ। हाँ, इतना ज़रूर है कि उस वक्त मैं ये नहीं जानता था कि जो वसीयत जलाई गई वो उसी दोपहर को बनाई गई थी। मैं ये भी स्वीकार करूँगा कि जब मुझे असलियत पता चली तब मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं इस नतीजे पर पहुंच गया कि मिसेस इंगलथॉर्प का वसीयत को नष्ट करने का फैसला उस दोपहर के झगड़े का सीधा नतीजा था। इसलिए वसीयत लड़ाई से पहले नहीं बल्कि बाद में बनाई गई थी। अब जैसा कि हम जानते हैं, यहाँ मैं गलत था और मुझे ये विचार छोड़ना पड़ा। मैंने समस्या को नए दृष्टिकोण से देखा। अब 4 बजे डॉर्कस ने अपनी मालकिन को गुस्से से ये कहते सुना, तुम्हें ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि बात फैलने या पति पत्नी की बदनामी होने का डर मुझे विचलित कर देगा। तब मैंने अंदाज़ा लगाया, और मेरा अंदाज़ा एकदम सही था, कि ये शब्द वो अपने पति से नहीं बल्कि मिस्टर जॉन कैवेंडिश से कह रही थीं। 1 घंटे बाद 5 बजे वो लगभग वही शब्द इस्तेमाल करती हैं, लेकिन दृष्टिकोण इस बार अलग था। उन्होंने डॉर्कस से स्वीकार किया, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। पति पत्नी के बीच बदनामी बड़ी भयंकर चीज है। 4 बजे वो गुस्सा थीं, लेकिन पूरी तरह अपनी मालकिन थीं। 5 बजे वो बहुत परेशान थीं और एक बहुत बड़े सदमे की बात कर रही थीं। इस मामले को मनोवैज्ञानिक ढंग से देखने पर मैं एक नतीजे पर पहुंचा जो मुझे ठीक लगा। दूसरी बार जो बदनामी की बात कही गई थी वो पहली वाली नहीं थी बल्कि उससे जुड़ी हुई थी। अब हम पूरे केस की कल्पना दोबारा से करते हैं। 4 बजे मिसेस इंगलथॉर्प का अपने बेटे से झगड़ा हुआ। उन्होंने उसे धमकी दी कि उसकी पत्नी से उसकी बुराई करेंगी, लेकिन पत्नी ने यूं ही बातचीत का काफ़ी हिस्सा सुन लिया। 4:30 बजे मिसेस इंगलथॉर्प ने वसीयत की वैधता के बारे में बातचीत होने के कारण पति के पक्ष में वसीयत बनाई, जिसके साक्षी बने दोनों माली। 5 बजे डॉर्कस को उसकी मालकिन काफ़ी परेशान नजर आई। उनके हाथ में कागज़ का एक टुकड़ा था जो डॉर्कस के ख्याल से एक पत्र था। इस वक्त उन्होंने अपने कमरे की अंगीठी में आग जलाने का हुक्म दिया। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि 4:30 से 5 बजे के बीच कुछ ऐसा हुआ जिससे उनकी भावनाएं पूरी तरह से बदल गईं, क्योंकि अब वो उस वसीयत को नष्ट करने के लिए उतनी ही बेचैन थीं जितनी वो उसे बनाने के लिए थीं। तो वो कुछ क्या था? जहाँ तक हमें मालूम है, उस आधे घंटे में वो अकेली थीं। उस बीच बैठक में ना कोई आया ना कोई गया। फिर अचानक से उनकी भावनाओं में इतना बड़ा बदलाव किस कारण से आया होगा? इस बात का कोई अंदाज़ा ही लगा सकता है, लेकिन मेरा विश्वास है कि मेरा अंदाज़ा एकदम सही है। मिसेस इंगलथॉर्प के डेस्क में टिकट नहीं थे। ये बात हम इसलिए जानते हैं क्योंकि उन्होंने बाद में डॉर्कस से डाक टिकट लाने को कहा था। कमरे के दूसरे छोर पर उनके पति का डेस्क था। उस पर ताला लगा था। वो टिकट ढूंढना चाहती थीं और ये मेरा विचार है कि उन्होंने उस डेस्क को अपनी चाबी से खोलने की कोशिश की। एक चाबी उसमें लग गई और उन्होंने डेस्क खोल लिया। टिकट ढूंढते टाइम उन्हें कुछ और मिला, वो कागज़ का टुकड़ा जो डॉर्कस ने उनके हाथ में देखा था और जो निश्चित रूप से मिसेस इंगलथॉर्प के देखने के लिए नहीं था। दूसरी तरफ मिसेस कैवेंडिश को ये लगा कि जिस कागज़ को उनकी सास इतना कसकर पकड़े हुए थी वो ज़रूर उसके पति के विश्वासघात का लिखित प्रमाण था। उसने मिसेस इंगलथॉर्प से वो कागज़ मांगा। उन्होंने उसे यकीन दिलाया कि कागज़ का उस मामले से कोई संबंध नहीं था, लेकिन मिसेस कैवेंडिश को उनकी बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा कि मिसेस इंगलथॉर्प अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रही थी। मिसेस कैवेंडिश काफ़ी दृढ़ निश्चय वाली औरत हैं। ऊपर से तो वो संयम के पर्दे में रहती हैं, लेकिन अपने पति को लेकर पागलों की तरह ईर्ष्यालु हैं। उसने उस कागज़ को हर कीमत पर लेना चाहा और संयोग से उसे वो मौका भी मिल गया। उसने मिसेस इंगलथॉर्प के छोटे बक्से की चाबी उठा ली जो उस सुबह से खोई हुई थी। वो जानती थी कि उसकी सास हमेशा अपने सारे महत्वपूर्ण कागज़ों को उसी छोटे बॉक्स में रखा करती थी। इसीलिए मिसेस कैवेंडिश ने अपनी एक योजना बनाई जो ईर्ष्या से पागल हुई एक औरत ही बना सकती थी। उसने मिस सिंथिया के कमरे में खुलने वाला दरवाज़ा शाम को किसी वक्त खोल दिया। शायद उसने दरवाजे के कब्ज़ों पर तेल भी लगाया होगा, क्योंकि जब मैंने उसे खोलने की कोशिश की थी तो वो बिना आवाज़ किए खुल गया था।
उसने अपनी योजना को सुबह तक के लिए टाल दिया क्योंकि वो समय ज्यादा सुरक्षित था। उस वक्त उसके अपने कमरे में घूमने की आवाज़ों को सुनने की आदत घर के नौकरों को भी थी। उसने खुद को अपने ग्रीनलैंड के कपड़ों में पूरी तरह तैयार कर लिया और चुपचाप मिस सिंथिया के कमरे से होती हुई मिसेस इंगलथॉर्प के कमरे में चली गई। यहाँ पर मिस सिंथिया ने बीच में टोकते हुए कहा, लेकिन अगर मेरे कमरे में से कोई निकला था तो मैं जागी क्यों नहीं? वो इसलिए मिस कि तुमको दवा दी गई थी। आप सभी लोगों को याद होगा कि उस सारी गड़बड़ी और शोर के बावजूद मिस सिंथिया दूसरे कमरे में सोती रही थी। इससे दो ही संभावनाएं निकलती थीं, या तो वो नींद का नाटक कर रही थी या फिर उसकी बेहोशी दवा के कारण थी। बाद वाला विचार मेरे मन में होने के कारण मैंने कॉफ़ी के सारे प्यालों की काफ़ी ध्यान से जांच की। मुझे याद था कि पिछली रात को मिसेस कैवेंडिश ने मिस सिंथिया को कॉफ़ी दी थी। मैंने हर प्याले से सैंपल लिया और उसे चेक करवाया, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। मैंने कपों को ध्यान से गिना था, लेकिन एक कप उनमें से हटा दिया गया था। 6 आदमियों ने कॉफ़ी पी थी और 6 कप मुझे मिल गए थे। मुझे मानना पड़ा कि मैं गलत था। फिर मुझे पता चला कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी। कॉफ़ी असल में 7 लोगों के लिए लाई गई थी, क्योंकि उस शाम डॉक्टर बायरस्टीन भी वहाँ पर थे। इससे पूरे केस का रूप ही बदल गया, क्योंकि अब 1 कप कम था। नौकरों को कुछ पता नहीं था, क्योंकि घर की काम वाली एबी जो कॉफ़ी लाई थी वो 7 प्याले लाई थी। वो नहीं जानती थी कि मिस्टर इंगलथॉर्प भी कॉफ़ी नहीं पीते थे, जबकि डॉर्कस जिसने अगले दिन सफाई की उसे हमेशा की तरह 6 कप मिले, या सच पूछें तो 5 कप मिले, क्योंकि छठा मिसेस इंगलथॉर्प के कमरे में टूटा हुआ मिला था। मुझे यकीन था कि वो छठा कप मिस सिंथिया का था। मेरे इस यकीन का एक और कारण था कि जो प्याले मिले थे उन सब में चीनी थी, जबकि मिस सिंथिया कॉफ़ी में चीनी नहीं डालती थी। फिर मेरा ध्यान गया एबी की कोको की ट्रे की तरफ, जो वो हर रात को मिसेस इंगलथॉर्प के कमरे में ले जाती थी। उस रात उसमें थोड़ा नमक पड़े होने की कहानी कही गई थी। उसके अनुसार मैंने कोको का एक नमूना लिया और उसे जांच के लिए भेज दिया। लॉरेंस जल्दी से बीच में बोला, लेकिन जांच तो डॉक्टर बायरस्टीन पहले ही करवा चुके थे। असल में नहीं, उन्होंने जांच में सिर्फ स्ट्रिक्नीन के होने या ना होने का पता करवाया था। उन्होंने वो जांच नहीं करवाई थी जो मैंने करवाई। मैंने बेहोशी की दवा के लिए जांच करवाई थी, और उस जांच की रिपोर्ट ये यहाँ पर है। मिसेस कैवेंडिश ने मिसेस इंगलथॉर्प और मिस सिंथिया दोनों को एक प्रभावशाली नशीला पदार्थ दिया था, और ये संभव था कि उसके कारण उन्हें कुछ देर की बेहोशी आई हो। अब जब अचानक उसकी सास बीमार हो गई और उनकी मौत हो गई, तब ज़रा उसकी हालत की कल्पना कीजिए। उसके फौरन बाद उसने जहर शब्द सुना। उसे पूरा यकीन था कि जो नींद की दवा उसने दी थी वो पूरी तरह से सेफ थी, लेकिन एक पल के लिए वो डर गई कि मिसेस इंगलथॉर्प की मौत का दोष अब उसके ऊपर आएगा। वो जल्दी से नीचे गई और उसने मिस सिंथिया वाले कप को बड़े पीतल के फूलदान में डाल दिया, जहाँ से वो बाद में मिस्टर लॉरेंस को मिला। बची हुई कोको को छूने की उसकी हिम्मत नहीं हुई थी, क्योंकि बहुत सारी आंखें उसके ऊपर लगी हुई थीं। फिर जब स्ट्रिक्नीन का नाम आया तो उसने राहत की सांस ली, क्योंकि उसे पता चल गया था कि आखिरकार वो मौत उसकी वजह से नहीं हुई थी। और इसी से हम ये भी जान जाते हैं कि स्ट्रिक्नीन के लक्षणों ने दिखने में इतना समय क्यों लगाया। अगर उसके साथ कोई नशीला पदार्थ लिया जाए तो जहर का असर कुछ घंटों बाद ही दिखाई देता है। अब सवाल ये आता है कि क्या कॉफ़ी में जहर था या नहीं। यहाँ थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि असल में मिसेस इंगलथॉर्प ने कॉफ़ी पी ही नहीं थी। आपको याद होगा कि मैंने मिसेस इंगलथॉर्प के कमरे में कालीन पर पड़े दाग की बात की थी। उस दाग में कुछ अजीब चीज़ें थीं। वो तब भी गीला था और उसमें से कॉफ़ी की तेज़ गंध आ रही थी, और साथ ही मुझे कालीन के रोओं में धंसी कांच की किरचें साफ दिखाई दी थीं। जो हुआ था वो मुझे साफ साफ समझ में आ रहा था, क्योंकि मैंने 2 मिनट पहले खिड़की के पास वाली मेज़ पर अपना छोटा बक्सा रखा था। मेज़ टेढ़ी हुई और मेरा बक्सा फर्श पर ठीक उसी जगह गिरा। बिल्कुल इसी तरह पिछली रात मिसेस इंगलथॉर्प ने कमरे में पहुंचने पर अपना कॉफ़ी का कप रखा होगा, और धोखेबाज मेज़ ने उनके साथ वही चाल चली होगी। आगे क्या हुआ उसकी मैं कल्पना कर सकता हूँ, लेकिन इतना कहूँगा कि मिसेस इंगलथॉर्प ने
टूटे प्याले को उठाकर पलंग के पास वाली मेज पर रखा होगा। फिर उन्हें कुछ पीने की ज़रूरत महसूस हुई होगी तो उन्होंने अपनी कोको गर्म की और तभी की तभी पी ली। अब हमारे सामने एक नई समस्या आती है। हम जानते हैं कि कोको में स्ट्रिक्नीन नहीं थी, कॉफ़ी पी ही नहीं गई, फिर भी शाम के 7 से 9 के बीच उनको स्ट्रिक्नीन दी गई थी। तो कौन सा तीसरा माध्यम वहाँ पर था जो स्ट्रिक्नीन के स्वाद को छिपाने के लिए सही था, लेकिन इतना असाधारण भी था कि किसी और ने उसके बारे में सोचा ही नहीं। और वो चीज़ थी उनकी अपनी दवाई। मैंने चिल्लाकर पूछा, तुम्हारा मतलब हत्यारे ने उनके टॉनिक में स्ट्रिक्नीन मिला दी थी? नहीं हेस्टिंग्स, उसकी ज़रूरत ही नहीं थी, वो पहले से ही उस मिक्सचर में थी। मिसेस इंगलथॉर्प को मारने वाली स्ट्रिक्नीन डॉक्टर विल्किंस की बताई हुई स्ट्रिक्नीन से मिलती जुलती थी। तुम्हें ये बात स्पष्ट करने के लिए मैं एक किताब से कुछ अंश पढ़कर सुनाता हूँ जो दवाइयों के बारे में है और टैडमिंस्टर के रेड क्रॉस हॉस्पिटल की डिस्पेंसरी में मुझे मिली थी। ये अंश इस तरह है। पाठ्य पुस्तकों में ये नुस्खा प्रचलित हो गया है। स्ट्रिक्नीन सल्फ 1 ग्रेन, पोटाश ब्रोमाइड 3-6, एक्वा एड 3-8, फिएट मिस्चूरा। कुछ घंटों में इस घोल में से स्ट्रिक्नीन का ज़्यादातर हिस्सा बिना घुले ब्रोमाइड के पारदर्शी क्रिस्टल जैसा बन जाता है। इंग्लैंड में एक महिला ने ऐसा ही मिक्सचर पीकर जान गंवा दी थी। बोतल में नीचे स्ट्रिक्नीन जमकर इकट्ठी हो गई थी। आखिरी खुराक लेते वक्त उसने लगभग वो पूरी सटक ली थी। अब इस अंश को पढ़ने के बाद आप ये देखिए कि डॉक्टर विल्किंस के नुस्खे में ब्रोमाइड ज़रूर नहीं था, लेकिन आप लोगों को याद होगा कि मैंने ब्रोमाइड पाउडर के एक खाली डिब्बे का जिक्र किया था। किताब में ये लिखा है कि दवाई की पूरी बोतल में पाउडर की 1 या 2 पुड़ियाँ मिला देने से वो स्ट्रिक्नीन को प्रभावशाली ढंग से जमा देती है और आखिरी खुराक में सारा एक साथ चला जाता है। आपको बाद में पता चलेगा कि जो भी मिसेस इंगलथॉर्प को दवाई डालकर देता था वो बहुत ध्यान रखता था कि बोतल को हिलाए नहीं, ताकि नीचे जमा हुआ पदार्थ हिले नहीं। पूरे मामले के दौरान ये प्रमाण मिलते रहे कि ये दुर्घटना सोमवार शाम के लिए तय की गई थी। उस दिन मिसेस इंगलथॉर्प की घंटी सफाई से काट दी गई थी और सोमवार की शाम से मिस सिंथिया अपने दोस्तों के साथ रात बिताने वाली थी, जिस वजह से मिसेस इंगलथॉर्प दाहिने हिस्से में बिल्कुल अकेली होती और उनको किसी तरह की मदद नहीं मिलती। पूरी संभावना थी कि डॉक्टरी मदद बुलाए जाने से पहले ही वो मर चुकी होती, लेकिन गांव में होने वाले मनोरंजन के लिए वक्त पर पहुंचने की जल्दी में मिसेस इंगलथॉर्प दवाई लेना भूल गईं और अगले दिन उन्होंने घर से बाहर लंच किया। इसलिए आखिरी और घातक खुराक असल में हत्यारे के पहले के लगाए अनुमान के 24 घंटे बाद में ली गई। उसी देरी की वजह से इस जंजीर की आखिरी कड़ी अब जाकर मेरे हाथों में आई है, और वो आखिरी कड़ी है हत्यारे के हाथ से लिखा गया ये पत्र। अगर इसमें लिखे शब्द थोड़े और स्पष्ट होते तो मिसेस इंगलथॉर्प को समय पर चेतावनी मिल जाती और वो बच सकती थी। वैसे तो वो अपने ऊपर मंडरा रहे खतरे के बारे में जानती थी, लेकिन वो किस रूप में आएगा ये उनको नहीं पता था। पूरे कमरे में मौत जैसा सन्नाटा छाया था। पॉयरो ने कागज़ की 3 पतली पट्टियां पकड़कर सबको दिखाईं, फिर उन पट्टियों को जोड़ा और गला साफ करके पढ़ने लगा। प्यारी एवेलिन, कोई खबर न मिलने की वजह से तुम चिंतित होंगी। सब ठीक है, सिर्फ कल रात की जगह आज रात होगा। तुम समझ गईं। एक बार ये बुढ़िया मर जाए और बीच से हट जाए तो अच्छा वक्त आ जाएगा। मुझ पर दोष लगाना किसी के लिए संभव नहीं होगा। ब्रोमाइड के बारे में तुम्हारा विचार मौलिक और सूझपूर्ण था, पर हमें बहुत सतर्क रहना है। एक गलत कदम। यहाँ पर यह पत्र खत्म हो जाता है दोस्तों। निस्संदेह लिखने वाले के लिए यहाँ कोई रुकावट आई होगी, लेकिन उसकी पहचान के बारे में तो कोई सवाल उठ ही नहीं सकता। हम सब उसकी लिखाई जानते हैं। और तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक चीख जैसी आवाज़ आई, शैतान के बच्चे, तुझे ये सब कैसे पता चला? एक कुर्सी पलट गई। पॉयरो कुर्सी से कूदकर एक तरफ हट गया। उसके तेजी से हट जाने की वजह से उस पर हमला करने वाला जोर से गिर गया। पॉयरो ने बड़े ही नाटकीय अंदाज में कहा, तो देवियों और सज्जनों, मैं आपको हत्यारे से मिलवाता हूँ, मिस्टर एल्फ्रेड इंगलथॉर्प।
अध्याय 13। मैंने पॉयरो से कहा, पॉयरो, तुम कितने दुष्ट हो। मेरा मन करता है कि तुम्हारा गला घोट दूं किसी दिन। मुझे इस तरह धोखा क्यों दिया तुमने? हम लोग लाइब्रेरी में बैठे थे। भाग दौड़ वाले काफ़ी दिन बीत चुके थे। नीचे वाले कमरे में जॉन और मैरी फिर से साथ थे, जबकि एल्फ्रेड इंगलथॉर्प और मिस हॉवर्ड जेल में थे। अब आखिर पॉयरो मेरे साथ था और मेरी सारी उत्सुकताओं को शांत कर सकता था। एक पल के लिए पॉयरो ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। फिर बोला, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया हेस्टिंग्स। ज़्यादा से ज़्यादा तुम मुझे ये दोष दे सकते हो कि मैंने तुम्हें अपने आप को धोखा देने दिया। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन क्यों? ये बताना थोड़ा मुश्किल है दोस्त। देखो, तुम एकदम ईमानदार नेचर के हो। तुम्हारा चेहरा इतना पारदर्शी है कि तुम अपनी भावनाओं को छिपा नहीं पाते। अगर मैं अपने विचारों को तुम्हें बता देता तो पहली बार तुमसे मिलते ही एल्फ्रेड जैसा धूर्त आदमी तत्काल उसे सूंघ लेता और फिर हमारा उसे पकड़ पाने का मौका हवा हो जाता। और इसीलिए मैं कहता हूँ मेरे दोस्त कि मुझसे नाराज़ मत हो। और वैसे भी मैं तुम्हें ये बता दूं कि मैंने तुम्हें कई बार इशारा दिया था, लेकिन तुम उसे पकड़ नहीं पाए। ज़रा सोच कर देखो, क्या मैंने कभी भी तुमसे ये कहा था कि मैं जॉन कैवेंडिश को अपराधी मानता हूँ? बल्कि इसके विपरीत मैंने कहा था कि उसका बरी होना करीब करीब तय था। और फिर उसके तुरंत बाद ही क्या मैंने हत्यारे को सज़ा दिलवाने में मुश्किल के बारे में बात नहीं की थी? क्या तुम्हें ये साफ पता नहीं चला कि मैं दो बिल्कुल अलग लोगों की बात कर रहा था? और फिर बिल्कुल शुरू में क्या मैंने तुमसे कई बार ये नहीं कहा कि मैं एल्फ्रेड की गिरफ्तारी अभी नहीं चाहता? इससे तुम्हें कुछ तो समझना चाहिए था। क्या तुम ये कहना चाहते हो पॉयरो कि तुम्हें उस पर तभी से शक था? हाँ, बिल्कुल था। बात शुरू करूं तो मिसेस इंगलथॉर्प की मौत से भले ही किसी को फ़ायदा होता, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा उसके पति को ही होना था। जब मैं पहले दिन तुम्हारे साथ स्टाइल्स गया, तब मैं कुछ नहीं जानता था कि अपराध कैसे किया गया होगा। लेकिन जितना मैंने मिस्टर इंगलथॉर्प को जाना, मैं समझ गया कि उसे अपराध से जोड़ने के लिए कुछ खोज पाना बहुत ही मुश्किल होगा। जब मैं बिल्डिंग में पहुंचा तो फौरन समझ गया कि वसीयत मिसेस इंगलथॉर्प ने ही जलाई थी और उसके बारे में तुम कोई शिकायत नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने गर्मियों में आग जलाने वाली बात बताने की तुमको पूरी कोशिश की थी। अब जैसा कि मैंने कहा, मिस्टर इंगलथॉर्प के अपराध को लेकर मेरे विचार काफ़ी हिल गए थे। असल में उसके खिलाफ इतने सबूत थे कि मुझे लगा कि उसने ये नहीं किया होगा। जब मुझे ये पता चला कि मैं जितनी कोशिशें उसे बचाने की कर रहा था, वो उतनी ही कोशिशें अपनी गिरफ्तारी के लिए कर रहा था, फिर मुझे पता चला कि इंगलथॉर्प का मिसेस रेक्स से कुछ लेना देना नहीं था। असल में वो जॉन कैवेंडिश था जो उसमें रुचि ले रहा था। तब मुझे काफ़ी भरोसा हो गया। अब उसे समझना आसान था। अगर एल्फ्रेड का मिसेस रेक्स से गुप्त प्रेम चल रहा होता तो उसकी चुप्पी पूरी तरह समझी जा सकती थी। पर जब मुझे ये पता चला कि पूरा गांव इस बात को जानता था कि जॉन किसान की सुंदर बीवी की तरफ आकर्षित था, तब उसकी चुप्पी का एक अलग ही मतलब निकलता था। ये दिखावा करना कि वो बदनामी से डरता था बेकार था, क्योंकि उसके साथ कोई बदनामी जुड़ ही नहीं सकती थी। उसके इस व्यवहार ने मुझे तेजी से सोचने पर मजबूर किया और धीरे धीरे मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि एल्फ्रेड गिरफ्तार होना चाहता था। बस उसी पल से मैं उतनी ही दृढ़ता से उसकी गिरफ्तारी को रोकने में लग गया। एक मिनट रुको पॉयरो, वो गिरफ्तार क्यों होना चाहता था? वो इसलिए दोस्त, क्योंकि तुम्हारे देश का कानून है कि अगर कोई अपराधी किसी अपराध से एक बार बरी हो जाता है तो फिर कभी उसी अपराध के लिए पकड़ा नहीं जा सकता। उसका ये विचार बहुत ही होशियारी भरा था। वो ये जानता था कि जिन हालातों में वो था उसके ऊपर शक होना ही होना था। इसीलिए उसने इतनी चालाकी से अपने खिलाफ सबूत तैयार किए। वो गिरफ्तार होना चाहता था, तब फिर वो कहीं और होने के द्वारा अपनी निर्दोषता सिद्ध कर देता और फिर जिंदगी भर के लिए सुरक्षित हो जाता। लेकिन वो अपने कहीं और होने को साबित करने के साथ केमिस्ट की दुकान पर कैसे जा सकता था? मैंने पूछा। क्या तुम अभी तक भी ये बात नहीं समझे हेस्टिंग्स? केमिस्ट की दुकान पर मिस हॉवर्ड गई थी। मिस हॉवर्ड? बिल्कुल, और कौन? उसके लिए ये सबसे आसान था। वो एकदम लंबी चौड़ी औरत है। उसकी आवाज़ गहरी और मर्दों जैसी है। इसके अलावा ये मत भूलो कि वो दोनों रिश्तेदार हैं। दोनों की चाल और व्यवहार में थोड़ी सी समानता है, तो इसलिए उसके लिए ये काम एकदम आसान था।
और वो ब्रोमाइड का काम कैसे किया गया होगा? मैंने पूछा। तुम्हारे लिए मैं जितना संभव हो सकता है उसे दोबारा बनाकर बताता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि पूरे मामले की योजना मिस हॉवर्ड ने बनाई होगी। क्या तुम्हें याद है कि एक बार उसने कहा था कि उसके पिता डॉक्टर थे? शायद वो उनके लिए दवाइयाँ बनाती होगी, या फिर जब मिस सिंथिया अपनी परीक्षा की तैयारी कर रही थी तब उसने घर में पढ़ी डॉक्टरी की किताबों से ये सीखा होगा। जो भी हो, वो ये जानती थी कि स्ट्रिक्नीन के घोल में ब्रोमाइड पाउडर मिलाने से स्ट्रिक्नीन जल्दी ही जम जाता है। मिसेस इंगलथॉर्प के पास ब्रोमाइड पाउडर का एक डिब्बा था जिसमें से वो कभी कभी रात को लिया करती थी। मिसेस इंगलथॉर्प की कूट्स केमिस्ट से मंगाई हुई दवाई की बड़ी बोतल में चुपचाप 1 या 2 पुड़िया घोल देने से आसान काम उसके लिए भला और क्या हो सकता था। इसमें जरा भी खतरा नहीं था। ट्रेजेडी को 15 दिन के बाद होना था। अगर किसी ने इन दोनों में से किसी को दवाई छूते हुए देखा भी होता तो तब तक भूल गए होते। मिस हॉवर्ड झगड़े का नाटक करने के बाद घर से चली जाती। समय का बीतना, उसका घर में मौजूद ना होना सारे शकों को मिटा देता। ये एक बहुत ही चतुर विचार था। लेकिन हुआ ये कि अगर वो उसको ऐसे ही छोड़ देते तो शायद इस अपराध का दोष उनके ऊपर कभी नहीं लगता। लेकिन वो इतने से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने थोड़ी ज्यादा चतुराई दिखाने की कोशिश की और उसी थोड़ी ज्यादा चतुराई ने उनका सारा खेल बिगाड़ दिया। उन्होंने योजना बनाई कि वो शक को जॉन के ऊपर डाल दें। इसीलिए उन्होंने गांव के केमिस्ट से स्ट्रिक्नीन खरीदी और रजिस्टर में जॉन की हैंडराइटिंग में साइन कर दिए। सोमवार को मिसेस इंगलथॉर्प अपनी दवाई की आखिरी खुराक लेने वाली थी। इसलिए सोमवार को 6 बजे गांव से दूर की जगह पर एल्फ्रेड ने कई लोगों को दिख जाने की तैयारी की। मिस हॉवर्ड ने पहले उसके और मिसेस रेक्स के बारे में मनगढ़ंत कहानी बनाई, जिसकी वजह से वो बाद में चुप रहा। 6 बजे मिस हॉवर्ड मिस्टर इंगलथॉर्प का रूप धरकर केमिस्ट की दुकान में घुसी। एक कुत्ते के बारे में कहानी सुनाकर उसने जहर खरीदा। फिर रजिस्टर में जॉन की राइटिंग में एल्फ्रेड के हस्ताक्षर बनाए। जॉन की लिखावट को वो पहले ही काफ़ी ध्यान से समझ चुकी थी। लेकिन अगर जॉन भी कहीं और होने का कोई प्रूफ दे देता तो उनका काम बिगड़ जाता। इसलिए उसने एक अज्ञात नोट लिखा। इसमें भी उसने जॉन की राइटिंग की नकल की। ये नोट उसे एक निर्जन जगह ले जाता जहां किसी के उसे देखने की कोई संभावना नहीं थी। यहाँ तक सब कुछ ठीक चलता रहा। मिस हॉवर्ड मिडलियम वापस लौट गई। एल्फ्रेड स्टाइल्स में लौट आया। ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसे मुसीबत में डालता, क्योंकि स्ट्रिक्नीन मिस हॉवर्ड के पास थी, जो आखिर में सिर्फ जॉन के ऊपर शक डालने की आड़ की तरह चाहिए थी। लेकिन फिर भी एक अड़चन आ गई। मिसेस इंगलथॉर्प ने उस रात दवा नहीं खाई। अब घंटी का टूटना, सिंथिया का वहाँ मौजूद ना होना, ये सारी तैयारी बेकार हो गई। और फिर उससे एक चूक हो गई। मिसेस इंगलथॉर्प बाहर थीं। वो अपनी साथिन को पत्र लिखने बैठ गया। उसे डर था कि कहीं योजना के नाकाम होने से वो घबरा ना रही हो सकता है कि मिसेस इंगलथॉर्प उसकी उम्मीद से पहले लौट आईं। लिखते हुए पकड़े जाने की वजह से कुछ घबराकर उसने जल्दी से अपने डेस्क को बंद करके ताला लगा दिया। उसे डर था कि अगर वो कमरे में रहा तो कहीं उसे डेस्क खोलना पड़ जाए और उसकी बीवी को वो पत्र दिखाई दे जाए। इसलिए वो बाहर चला गया और जंगल में टहलने लगा। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस बीच मिसेस इंगलथॉर्प उसका डेस्क खोलकर उस कागज़ को पढ़ लेंगी। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, ऐसा हो गया। मिसेस इंगलथॉर्प ने उसे पढ़ा और वो अपने पति और मिस हॉवर्ड के विश्वासघात को जान गईं। लेकिन दुर्भाग्य से ब्रोमाइड वाले वाक्य से उनके मन में कोई चेतावनी नहीं पहुंची। वो जान गई थीं कि वो खतरे में थीं, लेकिन वो ये नहीं जानती थीं कि खतरा कहाँ था। उन्होंने तय किया कि वो अपने पति को कुछ नहीं बताएंगी, पर बैठकर अपने वकील को पत्र लिखकर उन्होंने अगले दिन के लिए बुलाया और ये भी तय किया कि फौरन नई बनाई वसीयत को नष्ट कर देंगी। उस घातक पत्र को उन्होंने रख लिया। तो उनके पति ने उस पत्र को लेने के लिए ही उनके बॉक्स को ज़बरदस्ती खोलना चाहा था। हाँ, बिल्कुल। और उसे पाने के लिए उसने जो इतना बड़ा खतरा उठाया, उससे साफ हो जाता है कि वो उसका महत्व अच्छी तरह जानता था। अगर वो पत्र ना होता तो उसे किसी भी तरह उस अपराध से जोड़ा नहीं जा सकता था। लेकिन फिर जब वो पत्र उसे मिला तो उसने तभी उसे नष्ट क्यों नहीं कर दिया? मैंने पूछा। क्योंकि उसे अपने पास रखने का सबसे बड़ा खतरा वो नहीं उठा सकता था। क्या मतलब? मैं समझा नहीं।
जरा इस बात को उसके नजरिए से देखो। मुझे ये पता चला कि उसके पास पत्र उठाने के लिए सिर्फ 5 मिनट थे, जो हमारे पहुंचने से फौरन पहले के थे। अब उससे पहले, क्योंकि एबी सीढ़ियों में झाड़ू लगा रही थी और जो भी दाहिने हिस्से में जाता वो उसे देख सकती थी। तो अब जरा उस दृश्य की कल्पना करो। वो किसी और दरवाजे की चाबी से दरवाज़ा खोलकर कमरे में घुसता है, क्योंकि सभी दरवाज़ों की चाबियां एक सी थीं। जल्दी से उनके बक्से तक पहुंचता है। उसका ताला बंद है, चाबियां कहीं दिख नहीं रही हैं। ये उसके लिए एक बहुत बड़ा आघात था, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि वो कमरे में अपने जाने की बात को छिपा नहीं सकता था। लेकिन वो ये भी साफ साफ जानता था कि काम बिगाड़ने वाले प्रमाण के लिए उसे ये खतरा मोल लेना ही पड़ेगा। वो छोटे चाकू से जोर लगाकर ताला खोलता है, सारे कागजों को पलटता है, जब तक कि उसे वो कागज मिल नहीं जाता जिसे वो ढूंढ रहा था। लेकिन अब एक नई दुविधा खड़ी हो गई। वो उस कागज को अपने पास रखने की हिम्मत नहीं कर सकता था। उसे कमरे से निकलते हुए देखा जा सकता था और उसकी तलाशी ली जा सकती थी। अगर कागज उसके पास बरामद हो जाता तो उसका सर्वनाश निश्चित था। शायद उसी वक्त उसे नीचे से मिस्टर वेल्स और जॉन के बैठक से निकलने की आवाज़ आई होगी। उसे जल्दी से ये काम करना था। उस भयानक कागज के टुकड़े को अब वो कहाँ छिपाए? रद्दी की टोकरी के कागजों तक को संभाल कर रखा जाता है और वैसे भी उनकी जांच की जाती है। उसे नष्ट करने का उसके पास कोई साधन नहीं था और पास में रखने की हिम्मत नहीं थी। उसने चारों तरफ देखा और उसे कुछ दिखाई दिया। उसे एक विचार सूझा। पल भर में ही उसने पत्र की लंबी पतली पट्टियां काटी, उनको लंबी बत्ती की तरह आपस में बटा और जल्दी से फूलदान में दूसरी बत्तियों के बीच में घुसा दिया। कोई भी आदमी वहां देखने के बारे में सोच भी नहीं सकता था और बाद में वो आराम से आकर उस कागज को नष्ट कर देता। और यही थी मेरे सबूतों की आखिरी कड़ी और ये मुझे उसी फूलदान में मिली। और इस खोज का सारा श्रेय मैं तुमको देता हूँ हेस्टिंग्स। मुझे? मैंने क्या किया? तुम्हें याद है तुमने मुझे बताया था कि जब मैं मेंटल पीस पर रखी चीज़ों को ठीक से रख रहा था तो मेरा हाथ कांप गया था। हाँ तो लेकिन उस बात से भला तुम्हें कैसे ये आइडिया आया? तुम जानते हो मेरे दोस्त, मुझे याद था कि जब हम पहले वहाँ साथ साथ गए थे तो मैंने वहाँ की सारी चीज़ें ठीक करके रखी थीं। जब वो पहले ही ठीक कर दी थीं तो उनको दोबारा ठीक करने की ज़रूरत क्यों पड़ी जब तक कि किसी ने इस बीच उनको छुआ ना होता? मैं हैरानी से बुदबुदाया। तो तुम्हारे अजीब व्यवहार की ये वजह थी? तुम भागते हुए स्टाइल्स लौटे और वो तुमको वहीं मिल गया? हाँ, और मैंने जो इतनी भागदौड़ मचाई थी वो सिर्फ इसलिए कि कहीं समय मेरे हाथ से ना निकल जाए। लेकिन ये बात तो समझ में नहीं आई कि इंगलथॉर्प ने उसे वहां छोड़ने की बेवकूफ़ी क्यों की, जबकि उसके पास उसे हटाने के लिए बहुत सारे मौके थे। नहीं, उसके पास मौके नहीं थे। मैंने इस बात का ध्यान रखा था कि उसे मौका ना मिले। तुम्हें याद है कि इस बारे में घर वालों से बात करने पर उसने मुझे डांटा था। मैंने देखा कि उसके पास सिर्फ एक मौका हो सकता था। तब तक मुझे पक्का यकीन नहीं था कि वो अपराधी था या नहीं, लेकिन मैंने खुद से ये तर्क किया कि अगर वो था तो वो कागज़ उसके पास नहीं था, बल्कि उसने कहीं छिपा कर रखा होगा। घर वालों की सहानुभूति हासिल करके मैं उसे वो कागज़ नष्ट करने से रोक सकता था। वो मेरे शक के दायरे में तो पहले से ही था। मामले को सबके बीच फैलाकर मुझे 10 अनाड़ी जासूसों की सेवाएं मिल गई थीं, जो बिना रुके लगातार उस पर नज़र रखने वाले थे। उनकी निगरानी के बारे में जानने की वजह से वो दस्तावेज को नष्ट करने की हिम्मत नहीं कर पाया। इसीलिए वो घर छोड़ने पर मजबूर हुआ और कागज़ को वहीं छोड़ गया। अरे लेकिन मिस हॉवर्ड के पास भी तो उसकी मदद के बहुत सारे मौके रहे होंगे। हाँ रहे, लेकिन मिस हॉवर्ड उस कागज़ के अस्तित्व के बारे में नहीं जानती थी। अपनी पहले से तय योजना के अनुसार उसने अल्फ्रेड इंगलथॉर्प से बात ही नहीं की थी। वो खुद को एक दूसरे के कट्टर दुश्मन के रूप में दिखाते थे और जॉन को सज़ा होने तक दोनों में से कोई भी मिलने या बात करने का खतरा नहीं उठा सकता था। मैंने इसी उम्मीद से मिस्टर इंगलथॉर्प पर नज़र रखवाई हुई थी कि कभी ना कभी वो मुझे अपनी छिपाने वाली जगह तक पहुंचा देगा। लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा चालाक था और कोई खतरा मोल लेने वाला नहीं था। कागज़ अपनी जगह सुरक्षित था, क्योंकि पहले हफ्ते में किसी ने उधर देखने के बारे में सोचा भी नहीं था
और बाद में देखने की तो संभावना भी नहीं लग रही थी। अगर तुमने वो खुशकिस्मत बात ना बोली होती तो शायद हम कभी भी न्याय तक नहीं पहुंच पाते। ओह, अब मैं सारी बातें समझ गया हूँ। लेकिन तुमको मिस हॉवर्ड पर पहली बार कब शक हुआ? जब मुझे ये पता चला कि जांच पड़ताल के समय उसका मिसेस इंगलथॉर्प का पत्र मिलने की बात कहना झूठ था। लेकिन क्यों? उसमें झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? तुमने उस पत्र को देखा था हेस्टिंग्स? क्या तुम्हें उसकी शक्ल सूरत याद है? हाँ, थोड़ी बहुत याद है। तो तुम्हें याद होगा कि मिसेस इंगलथॉर्प की लिखावट बहुत खास तरह की थी। वो अपने शब्दों के बीच में काफी बड़ी खाली जगह छोड़ा करती थीं। लेकिन अगर तुम चिट्ठी में ऊपर लिखी तारीख को देखो तो जुलाई 17 इस लिहाज से काफी अलग लग रहा था। तुम समझे मेरा क्या मतलब है? नहीं तो? तुमने ये नहीं देखा कि पत्र 17 तारीख को नहीं बल्कि 7 तारीख को लिखा गया था, जो मिस हॉवर्ड के जाने के बाद वाला दिन था। 7 से पहले 1 लिखकर उसे 17 बनाया गया था। लेकिन क्यों? बिल्कुल बिल्कुल यही सवाल मैंने अपने आप से किया था। मिस हॉवर्ड ने 17 तारीख के असली पत्र को ना दिखाकर उसकी जगह झूठा पत्र क्यों दिखाया? क्योंकि वो 17 तारीख वाला पत्र दिखाना नहीं चाहती थी। फिर सवाल उठता है कि क्यों दिखाना नहीं चाहती थी? और फौरन मेरे दिमाग में एक शक पैदा हुआ। इससे पहले काफ़ी टाइम तक मुझे मिस हॉवर्ड पर शक करने का कोई कारण समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन फिर मुझे ये बात याद आई कि वो और एल्फ्रेड तो रिश्तेदार थे। वो चाहे अकेले अपराध नहीं कर सकती हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं था कि इस कारण वो अपराध करने वाले का साथ भी ना दे सके। और फिर इसके अलावा उसकी वो तेज़ नफ़रत, उससे मुझे ये लगा कि वो इसके विपरीत भावना को छुपा रही है। इस बात में कोई शक नहीं था कि एल्फ्रेड के स्टाइल्स आने से पहले से उनके बीच में प्यार का बंधन था। उन्होंने पहले ही अपनी ये प्लानिंग कर ली थी कि एल्फ्रेड उस रईस लेकिन थोड़ी बेवकूफ़ बुढ़िया से शादी करेगा, उससे ऐसी वसीयत बनवा लेगा जिससे उसका सारा पैसा इसके नाम हो जाएगा। फिर अपनी चतुराई से बनाई गई प्लानिंग के हिसाब से उसे अपने रास्ते से हटा देंगे। अगर सब कुछ उनकी योजना के अनुसार चलता रहता तो अब तक ये लोग इंग्लैंड छोड़कर चले भी गए होते और अपनी बेचारी शिकार के पैसे पर मौज उड़ा रहे होते। ये बहुत ही धूर्त और बेईमान जोड़ी है। जब तक उसकी तरफ शक डाला जाता तब तक वो चुपचाप एक अलग तरह की तैयारी करती रहती। वो अपने घर से सारी जोखिम में डालने वाली चीज़ें लेकर पहुंची। उसके ऊपर किसी को कोई शक नहीं था। घर में उसके आने जाने पर कोई ध्यान भी नहीं देता। उसने स्ट्रिक्नीन और गिलासों को जॉन के कमरे में छिपा दिया, दाढ़ी को दुछत्ती में ट्रंक में रख दिया। फिर वो ये देखती रही कि धीरे धीरे करके ये चीज़ें एक के बाद एक मिलती जाएं। लेकिन ये समझ नहीं आया पॉयरो कि ये लोग जॉन के ऊपर दोष डालने की कोशिश क्यों कर रहे थे, बल्कि अगर ये लॉरेंस पर डालते तो वो इनके लिए ज़्यादा आसान होता। हाँ, वो तो है हेस्टिंग्स, लेकिन वो सिर्फ संयोग की बात है। इत्तेफाक से उसके खिलाफ सारे सबूत सामने आते गए। असल में ये उन दोनों के लिए काफ़ी चढ़ाने वाला रहा होगा, मैंने कुछ सोचते हुए कहा। लॉरेंस का व्यवहार काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण था, पॉयरो ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हाँ, और इसके पीछे एक कारण था। उसे ये लग रहा था कि ये काम मिस सिंथिया ने किया था। असल में पहले मुझे खुद भी यही लगा था। जब मैंने मिस्टर वेल्स से वसीयत के बारे में पहला सवाल पूछा था तब मेरे दिमाग में यही बात आई थी। फिर वो ब्रोमाइड पाउडर की पुड़िया जो उसने बनाई थी और डॉर्कस का हमें ये बताना कि उसने कितनी चतुराई से पुरुष का वेश बनाया था। असल में बाकी सबसे ज़्यादा सबूत उसके खिलाफ थे। अब मैं तुम्हें बताऊं कि उस भयानक रात को जब लॉरेंस पहले माँ के कमरे में घुसा तो किस वजह से उसका रंग पीला पड़ गया था। वो इसलिए क्योंकि जहर दिए जाने के बाद जब उसकी माँ वहाँ पड़ी थी तब उसने तुम्हारे कंधे के ऊपर से देखा था कि मिस सिंथिया के कमरे के दरवाजे की सिटकनी खुली थी। लेकिन उसने तो कहा था कि उसने सिटकनी बंद देखी थी, मैंने कहा। हाँ, और इसी वजह से मेरा ये शक पक्का हुआ कि असल में वैसा नहीं था। वो मिस सिंथिया को बचाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वो उससे प्यार करता है। जब भी मिस सिंथिया उसके भाई से बातें करती या उसके साथ हंसती थी तो तुमने हमेशा लॉरेंस को बुरा मुंह बनाते हुए ज़रूर देखा होगा। उसके दिमाग में ये बात भर गई थी कि मिस सिंथिया जॉन से प्यार करती थी। जब वो अपनी माँ के कमरे में घुसा और उसने साफ देखा कि उनको जहर दिया गया था
तो वो फौरन इस नतीजे पर पहुंच गया कि ज़रूर मिस सिंथिया इस मामले में कुछ जानती थी। तब वो बड़ा ही परेशान हो गया। पहले उसने कॉफ़ी के कप को अपने पैरों से कुचल दिया, क्योंकि उसे ये याद आया कि वो पिछली रात को उसकी माँ के साथ ऊपर गई थी। उसने तय किया कि प्याले में बची हुई जो सामग्री है उसकी जांच कराने का मौका ना बचे। उसके बाद वो जोर देकर बेकार में एक ही बात कहता रहा कि मौत प्राकृतिक कारणों से हुई है। और वो फालतू कॉफ़ी के प्याले की क्या बात थी पॉयरो? मैं काफ़ी हद तक निश्चित था कि मिसेस कैवेंडिश ने उसको छिपाया था, लेकिन मुझे पूरी तरह से आश्वस्त होना था। लॉरेंस नहीं जानता था कि मेरा क्या मतलब था, लेकिन सोचने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचा कि अगर उसे कहीं से एक फालतू प्याला मिल गया तो जिसे वो प्यार करता था वो शक के दायरे से बाहर हो जाएगी। और वो बिल्कुल सही था। एक बात और पॉयरो, मिसेस इंगलथॉर्प ने मरते वक्त जो कहा उससे उनका क्या मतलब था? वो अपने पति पर दोष लगा रही थी। मैंने एक ठंडी सांस लेते हुए कहा, मेरे ख्याल से अब तुमने सारी बातें स्पष्ट कर दी हैं पॉयरो। चलो अच्छा है कि सब कुछ ठीक ठाक निबट गया। यहाँ तक कि जॉन और उसकी पत्नी में भी सुलह हो गई है। उसके लिए तो तुम्हें मुझे धन्यवाद देना चाहिए हेस्टिंग्स। क्या तुम जानते हो कि सिर्फ ये मुकदमा ही उन्हें पूरी तरह से साथ लाया है? जॉन अब भी अपनी पत्नी से प्यार करता है और मैं ये बात पूरी तरह से मानता था। ये भी कि वो भी उसे उतना ही प्यार करती थी। बस उन दोनों के बीच थोड़ी दूरी आ गई थी और वो सिर्फ एक गलतफहमी के कारण हुआ था। मैरी ने बिना प्यार किए शादी की थी और जॉन ये बात जानता था। वो अपने ढंग का थोड़ा संवेदनशील आदमी है। अगर वो नहीं चाहती तो जॉन जबरदस्ती खुद को उस पर लादना नहीं चाहता था। जैसे ही वो उससे दूर जाने लगा, मैरी में उसके प्रति प्यार जाग उठा, लेकिन अपनी ईगो के कारण दोनों ही इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। जॉन मिसेस रेक्स के साथ जुड़ने लगा और मैरी ने जानबूझकर डॉक्टर बायरस्टीन से दोस्ती जोड़ ली। क्या तुम्हें जॉन की गिरफ्तारी वाला दिन याद है हेस्टिंग्स? उस टाइम जब तुमने मुझे एक बड़े निर्णय के बारे में सोचते हुए देखा था। उस समय मैं ये तय करने की कोशिश कर रहा था कि जॉन को फौरन छुड़वाऊं या नहीं। फिर आखिरकार मैंने एक औरत की खुशी के पक्ष में निर्णय लिया और इतने बड़े खतरे से गुजरने के बाद वो दोनों नेचुरल तरीके से एक दूसरे के पास आ गए। मैं हैरानी से पॉयरो की तरफ देखता रह गया। इस धरती पर हरक्यूल पॉयरो के अलावा और कौन होगा जो एक दंपत्ति के जीवन में फिर से खुशी लाने के लिए एक हत्या के मुकदमे के बारे में सोच सकता हो। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी इसके बारे में अपनी राय शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी ही एक और कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा।